ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। जनाब, ग्रीन स्टार इमिग्रेशन का ऐड तो आप देखते रहते होंगे। शहबाज अकबर साहब का नाम भी आपको याद होगा, हमारे रेडियो पे भी आप इनके इंटरव्यू सुनते होंगे। बहुत ही रिनाउंड यहाँ के इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, बड़े एक्सपीरियंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ईस्ट एंड वेस्ट दोनों साइड पे जो है इनके ऑफिस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद कहेंगे। शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से और ग्रीन स्टार इमिग्रेशन की पूरी टीम की तरफ से प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। वी रियली अप्रिशिएट कि आप हमेशा याद रखते हैं, टोरंटो 360 टीवी हो या फिर रेडियो पाकिस्तान। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपके हमें अच्छा फीडबैक मिलता है। बहुत से लोग जो हैं हम उनको बताते भी हैं, आप वो आके आपका भी बताते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा चले लोगों को जरा चेहरा भी पता चले। माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा आपका, लोग देखें आपको कि आप अच्छा। बड़ा मैं चाहूँगा आज थोड़ा सा हम एक्सप्रेस एंट्री पे थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि बड़ा ये एक ऐसा है जिसपे मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा लोग आज इसी के थ्रू ही आ रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये प्रोग्राम क्या डिटेल है, मतलब अगर एक्सप्रेस एंट्री किसी ज़हन में आता तो क्या प्रोग्राम है ये? देखें बड़ी साहब, इसके ऊपर मुझे अक्सर लोगों की कॉल्स आती हैं या ईमेल्स आती हैं कि हमारा एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा लगवा दें या हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्सप्रेस एंट्री इटसेल्फ कोई प्रोग्राम नहीं है। ओके। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा स्किल क्लास इमिग्रेशन के 3 प्रोग्राम्स को मैनेज करती है। ठीक है। उसमें फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास है, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स हैं और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है। ठीक है। 2015 जनवरी से सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन कर रही है। और एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को लाने का पर्पस जो था वो जितने भी हमारे इकोनॉमिक क्लास इमिग्रेशन के प्रोग्राम हैं उनको और ज्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और फास्ट बनाना था, ताकि कैनेडियन लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। ठीक। एक्सप्रेस एंट्री भट्टी साहब यूं समझें कि ये एक हाईली क्वालिफाइड लोगों का ग्रुप या पूल क्रिएट करता है। तो इस पूल के अंदर लोग पूरी दुनिया से इलेक्ट्रॉनिकली अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं। फिर एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो है पूल के अंदर लोगों की रैंकिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल, एज, अडॉप्टेबिलिटी फैक्टर्स एंड देयर रेंज्ड एम्प्लॉयमेंट अगर किसी के पास है तो। ठीक। आप यूं समझ लें कि ये एक तरह का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट मॉडल है। ठीक है, सिस्टम है, उसके अंदर आपने जो चीजें हैं, जो सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा को हेल्प करता है बेस्ट इमिग्रेंट्स को चूज करने में। सही है। और ऐसे इमिग्रेंट्स को कनाडा में लाने के लिए जो कैनेडियन लेबर मार्केट के लिए बेनिफिशियल हो सकते हो, कैनेडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ये समझ लें कि प्री क्वालिफाई करने के लिए यस yes, और ऐसे एप्लीकेंट्स को चूज करने में हेल्प करता है जो कैनेडियन एनवायरनमेंट के अंदर इजीली सेटल हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें कोई एज रिक्वायरमेंट भी होती है? क्योंकि जाहिर है उनको वही बंदे चाहिए जो ज्यादा बेहतर काम कर सकें। देखें बड़े साहब, एज सच कोई एज की रिक्वायरमेंट्स नहीं। अच्छा। हर एज के लोग एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो है ये सपोर्ट करता है यंग प्रोफेशनल्स को। ठीक है। और यंग की जो उनकी डेफिनेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, वो है इन बिटवीन 20 to 29 ईयर्स। ये ठीक है। 29 के बाद फिर एज के पॉइंट्स ड्रॉप डाउन होना शुरू होते हैं। सही है। और 45 पे 0 हो जाते हैं। ओके। बल्कि 35 के बाद आप यूं समझिए कि ड्रास्टिकली पॉइंट्स कम होना शुरू नीचे आते हैं। अगर किसी भी एप्लीकेंट की एज 35 है तो इट्स रियली हार्ड टू क्वालिफाई एट दिस पॉइंट ऑफ एज। ठीक। अगर आप 4 या 5 साल पीछे चले जाएं, 2015 तक आप देखें कि एज के पॉइंट्स जो थे वो सेम थे फ्रॉम 20 ईयर्स टू 50 ईयर्स। अच्छा। उसमें हो ये रहा था बड़ी साहब कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आउटसाइड कनाडा से आते थे, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अलावा स्किल क्लास इमिग्रेशन जो लोग अप्लाई करते थे, तो लोग 40 की एज के बाद सोचते थे कि अब हमें कैनेडियन इमिग्रेशन लेनी चाहिए। सही है। और यहाँ पर आते आते चूंकि प्रोसेसिंग टाइम 4-5 साल निकल ही जाते होंगे, डिपेंडिंग ऑन द वीजा पोस्ट इट वाज 5 to 7 ईयर्स। ओके। तो लोग आते आते 50 की एज को टच कर रहे होते थे। हाँ। और जब ऐसे न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर आते थे जो 50 के प्लस माइनस में हो, तो उसमें जो स्टडीज बताती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अपने प्रोफेशन को परस्यू नहीं करते, कंटिन्यू नहीं कर सकते होंगे। उसकी रीजन ये है कि कनाडा के अंदर मोस्टली प्रोफेशंस जो हैं वो रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं। हमारे जितने भी
डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो लाइसेंसिंग का वेटनेरियंस हैं, यस, उनको यहाँ पे अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए किसी न किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप रिक्वायर्ड होती है, जरूरी सही। और ये मेंबरशिप लेने के लिए उनको फिर स्टडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जब वो न्यू इमिग्रेंट्स ये कैलकुलेशन करता था कि वो 2 से 3 साल स्टडी करेगा, उसके बाद 5-7 साल काम करके रिटायर हो जाएगा, तो वो फिर अपने प्रोफेशन को परसू नहीं कर सकते। अब यंग प्रोफेशनल ऑफ कोर्स उनके पास टाइम ज्यादा होता है, अडेप्टेबिलिटी फैक्टर्स उनके बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस अब ऐसे लोगों के ऊपर है जो कनाडा में आने के लिए नेक्स्ट 30 से 35 साल काम कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन एनहेंस भी कर लें, किसी और तरफ भी चले हैं, तो उनके पास इतना एनर्जी होती है कि वो कर सकते। अच्छा, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये नॉर्मली मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, उसमें असेसमेंट के हवाले से डिफरेंट किस्म का क्राइटेरिया है, तो ज़रूरी है कि असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स की? जी भट्टी साहब, जितनी भी इंटरनेशनल एजुकेशन होती है उसकी असेसमेंट इसलिए जरूरी है कि जब हम एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमने इक्विवेलेंसी रिपोर्ट साथ अटैच करनी होती है कि एप्लीकेंट जो इंटरनेशनल एजुकेशन लेके कनाडा में आ रहा है उसके पास कैनेडियन सिस्टम के अगेंस्ट एग्जैक्ट एजुकेशन क्या है। उसके लिए हमारी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन कनाडा की डेजिग्नेटेड बॉडीज हैं, जिसमें वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, आईक्वास है, फिर इसी तरह से एप्लीकेंट अगर डॉक्टर है तो उसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है, और फार्मासिस्ट के लिए फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड है। अच्छा। तो ये तमाम बॉडीज असेसमेंट करने के बाद एप्लीकेंट को एक असेसमेंट रिपोर्ट देती हैं जिसमें उसकी इक्विवेलेंसी होती है कैनेडियन सिस्टम के अगेंस्ट। सही। तो जितने भी इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं उन्होंने अगर अपनी एजुकेशन को क्लेम करना है तो दे हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज ये होती है कि हमारे बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में होते हैं, जो एज ए स्टूडेंट कनाडा के अंदर आए होते हैं या फिर एज ए वर्कर कनाडा में वो आ गए, तो स्टूडेंट्स के लिए यह है कि उन्होंने यहाँ पर से जो एजुकेशन ली होती है उसकी असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं। अच्छा। बट ऐसे स्टूडेंट जो इंटरनेशनल एजुकेशन भी लेके आ रहे हैं और कनाडा की और दोनों की वो चाह रहे हैं कि उसके पॉइंट्स क्लेम करें, तो उसके लिए जरूरी है कि उनकी जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उसकी वो असेसमेंट रिपोर्ट लें, कर लें। बट ऐसे एप्लीकेंट्स जो हमें, अगर मैं पाकिस्तान इंडिया की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो +2 इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल के बाद कनाडा में आ जाते हैं। तो यहाँ से आकर जब वो कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं या बैचलर डिग्री करते हैं तो उनकी पिछली एजुकेशन जो है वो सारी सुपरसीड हो जाती है। तो ग्रेड 12 तक की कोई असेसमेंट इस सिचुएशन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा जी। अच्छा, अब जैसे आपने पॉइंट सिस्टम के बारे में बात की कि पॉइंट्स होते हैं, जॉब ऑफर बाज़, क्योंकि आजकल तो पता है इलेक्ट्रॉनिक दौर है, लोग पहले अप्लाई करते हैं, तो जॉब ऑफर किसी के पास हो तो उसके पॉइंट होते हैं, वो कितने पॉइंट होते हैं फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल भट्टी साहब, इसमें एक जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है स्पेशली हमारे उन एप्लीकेंट्स के लिए जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फिर फेडरल स्किल्ड वर्कर क्लास के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि कोई भी ऑफर, जैसे आप यहाँ पे एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, यू आर एन एम्प्लॉयर हियर, मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर हूँ, कि अगर हम किसी को जॉब ऑफर दे देंगे तो शायद इसकी बेस पे वो 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स या 200 एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर जॉब टाइटल वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक सर्टिफाइड जॉब ऑफर होती है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। उसके लिए एम्प्लॉयर को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की। उसमें नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है एम्प्लॉयर के लिए कि अगर जब आप कोई भी जॉब किसी फॉरेन नेशनल को ऑफर करना चाह रहे हैं तो आप उस जॉब को पेड वेबसाइट्स के ऊपर जाकर एडवर्टाइज करें। ओके। और 4 to 6 वीक का ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयर ने ये प्रूव करना होता है कि ट्राइड हिज बेस्ट और उसको उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर यहाँ पर वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उसे कोई भी कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट उस जॉब के लिए अवेलेबल नहीं हो सका, एंड नाउ ही इज गोइंग टू ऑफर दैट जॉब टू अ फॉरेन नेशनल। सही। तो इसके बाद फिर कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस होता है। जो हमारे एलएमई ऑफिसर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कनाडा के साथ काम कर रहे होते हैं, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद अपनी असेसमेंट देते हैं। अगर वो असेसमेंट पॉजिटिव आती है, जिसको हम LMIA या लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट बोलते हैं, तो उसकी बेस पे वो 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। पूरा प्रोसीजर है पूरा। यस। तो ये 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं अगर ये जॉब अंडर नॉक 0A या B है। अगर यही जॉब अंडर नॉक 00 में आती है जो कि डायरेक्टर लेवल्स की जॉब होती है, तो उसमें 200 पॉइंट्स B क्लेम हो सकते हैं। सही। अच्छा, ये IELTS जो है, ये लैंग्वेज क्या है, इसकी भी तो जाहिर है क्योंकि यहाँ आते हैं सेकंड लैंग्वेज होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? देखें, जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए, वो तो 6 बैंड ओवरऑल एंड 6 बैंड ईच मॉड्यूल सबके लिए। IELTS जनरल ट्रेनिंग में सबके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक। बट अगर आप क्वालिफाई करने की बात करें या जिस तरह का कंपटीशन आज की डेट में चल रहा है, उसके लिए जो आइडियल कॉम्बिनेशन है वो हम एडवाइज करते हैं 777-8 का, विच मींस 8 इन लिसनिंग, 7 and 7 इन अदर 3 मॉड्यूल्स। ठीक है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है और आपके पास बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, तो वन कैन बी एन आइडियल एप्लीकेंट फॉर एक्सप्रेस एंट्री। अच्छा, इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस जाहिर है उसके भी पॉइंट्स हैं, वो किस तरह का रिक्वायर्ड होता है?
देखें बड़ी साहब, वर्क एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर जितने भी ऑक्यूपेशन है ना, वो एक सिस्टम के अंडर ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिस्क्राइब्ड हैं, और फिर हर ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत सारे जॉब टाइटल आते हैं। ओके। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एप्लीकेंट है उसका जॉब टाइटल जो है वो देखा जाता है वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। उसमें नॉक 0, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, नॉक A, नॉक B या 00 के नॉक्स होते हैं। अगर तो इन 4 नॉक्स के अंडर एक्सपीरियंस है तो वो एक्सप्रेस एंट्री या इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाता है। अगर एक्सपीरियंस नॉक C या D के अंदर चला जाता है तो फिर वो एक्सपीरियंस कनेडियन पॉइंट ऑफ व्यू से या इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर नहीं किया जाता। सही। इसमें एक और चीज बड़ी साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि जब कोई भी एप्लीकेंट पाकिस्तान से या दुनिया से कहीं से भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो क्लेम कर रहा होता है कि वो बैक होम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अकाउंटेंट है या बुक कीपर है, तो कनाडा के अंदर इन तमाम जॉब टाइटल्स की सेट जॉब ड्यूटीज हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बैक होम में भी वो उन कैनेडियन ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा हो। उसका पोर्शन इस तरह से कि है कि एटलीस्ट 70% ऑफ दोस ड्यूटीज ही मस्ट बी परफॉर्मिंग इन हिज जॉब, जहां कहीं पे भी दुनिया में है। तो हमारी बहुत बड़ी तादाद में जो एप्लीकेशंस रिजेक्ट भी होती हैं वो इसलिए होती हैं कि जो नॉक कोड उनका होता है, जो जॉब टाइटल होता है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा होता। एज पर कैनेडियन स्टैंडर्ड वो अकाउंटेंट या इंजीनियर्स नहीं होते, आल्दो उनका जॉब टाइटल बैक होम में वही होता है। सही। अच्छा, जाहिर है 30s में शादियां भी हो जाती हैं, स्पाउस भी बाज़ वक़्त पढ़े लिखे होते, तो उनके जो पॉइंट्स हैं वो भी ऐड होते हैं स्पाउस के? जरूर बटी साहब, ऐसे है कि जब कोई भी प्रोफाइल हमारे पास आता है ना, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये असेसमेंट करते हैं कि दोनों पार्टनर्स में से प्रिंसिपल एप्लीकेंट कौन होगा, जो ज्यादा मतलब जो फैक्टर्स अभी हमने सारे डिस्कस किए हैं, किसमें ज्यादा फैक्टर्स जिसके स्ट्रांग हैं उसको हम प्रिंसिपल एप्लीकेंट बनाते हैं। और जो दूसरा पार्टनर है वो अकम्पनिंग पार्टनर होता है। अकम्पनिंग पार्टनर के 3 फैक्टर्स हैं जिनके पॉइंट्स हम क्लेम कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी एजुकेशन है, उसके पास अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो उसके पॉइंट्स क्लेम किए जा सकते हैं, और उसके बाद फिर लैंग्वेज आइल्स का जो आइल्स जनरल का उसका टेस्ट है, उसकी जो भी उसकी स्कोरिंग है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक। अच्छा शहबाज साहब, एक्सप्रेस एंट्री में जाहिर है केसेस रिजेक्ट भी होते होंगे, क्या बुनियादी रीजन है जिसके वजह से केस रिजेक्ट होते हैं? देखें बड़ी साहब, रिजेक्ट होने की तो मल्टीपल रीजंस होती हैं। अगर मैं पिछले चंद सालों की बात करूं तो बहुत बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस इसलिए रिजेक्ट होती रही हैं कि एप्लीकेंट का जो नॉक कोड है, यानी जो उसका जॉब टाइटल है और उसकी जो जॉब ड्यूटीज हैं वो मैच नहीं कर रही होती थी। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको एग्जांपल दी कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसकी सेट जॉब ड्यूटीज हैं कनाडा के अंदर। बिल्कुल सही। ही शुड मस्ट बी परफॉर्मिंग दोस ड्यूटीज इन बैक होम, अगर वो उस एक्सपीरियंस को क्लेम करना चाह रहा है। और उसका स्टैंडर्ड ये है कि 70% ऑफ दोस ड्यूटीज उसने बैक होम में परफॉर्म की हों। ठीक। तो बहुत सारी एप्लीकेशन तो इस वजह से रिजेक्ट होती हैं कि जॉब टाइटल कुछ और है बट जॉब ड्यूटीज उनकी कुछ और। ठीक। और इसी तरह से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी एप्लीकेशंस की भी होती है जिनमें लोग मेडिकली इनएडमिसिबल हो जाते हैं। ये एक लंबा टॉपिक है, इसके लिए वी नीड अनदर प्रोग्राम जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। जरूर। और कुछ बैकग्राउंड एंड सिक्योरिटी चेक्स की वजह से लोग रिजेक्ट होते हैं। होता यह है कि एप्लीकेंट्स ने कनाडा आने से पहले बहुत सारे कंट्रीज में अपना टाइम स्पेंड किया होता है, या अप्लाई करने से पहले बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होता है, और जब उनके बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स होते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि उन्होंने अपनी बैकग्राउंड जो क्लियरेंस है उन कंट्रीज की नहीं दी, उस टाइम को किस तरीके से हाइड किया होता है, या उनके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स के वही जो हैं वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उस बेस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं। फिर इसी तरह से जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप पॉइंट्स क्लेम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे जो मेजर फैक्टर्स हैं उसमें एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज स्किल है, एज है, अडॉप्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं, या अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाते हुए ही एप्लीकेंट ने ये मिस्टेक की होती है कि उसने या तो वो पॉइंट ज्यादा क्लेम किए होते हैं या कम किए होते हैं। कम का तो इतना डिसएडवांटेज नहीं होता, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होती, बट अगर आपने वो ज्यादा किए हैं बट उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने बाद में जो सेकंड स्टेज होती है जिसको हम इनविटेशन टू अप्लाई या आईटीए बोलते हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के बाद वो हर एप्लीकेंट को मिलता है, तो उसके साथ आपने वो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं है सपोर्टिंग तो उस वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं। एक और बड़ी तादाद बटी सब, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बड़ी तादाद में एप्लीकेशन इसलिए भी रिजेक्ट होती हैं कि डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट का या जो उनका कंपनी पार्टनर होता है उसका इतना फॉल्ट नहीं होता। इश्यूइंग अथॉरिटी के एंड पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ब्लंडर मिस्टेक्स होती हैं, बट एप्लीकेंट का या जो कंपनी पार्टनर है उसका इतना फॉल्ट जरूर होता है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली देखा नहीं होता। और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं जब उनके इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर के पास जाते हैं, अगर वो उन मिस्टेक्स को कैच नहीं कर पाता और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही इमिग्रेशन के पास चले जाते हैं
तो उस वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं। चेंज लॉट ऑफ थिंग्स आगे पीछे। यस, ऑल्दो ये इशूइंग अथॉरिटी की मिस्टेक होती है, बट ऑफ कोर्स सफर एप्लीकेंट बिल्कुल उसका पार्टनर होता है। अच्छा, अभी आखिर में ये बताएं, इमिग्रेशन मैटर्स में जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे आपने कहा एप्लीकेशन ठीक ना अगर आपने फिल की हो, तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर्स जो हैं इनकी मदद लेना कितना ज़रूरी है, और ज़रूरी है या नहीं है? देखिए व्हाट्सएप, इट्स नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर की हेल्प लें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने इमिग्रेशन मैटर्स में बहुत सारी चीज़ें खुद करने की एबिलिटी रखते हैं और करते भी हैं। लेकिन जैसे अभी हमने सारी स्किल्ड क्लास इमिग्रेशन की बात की, जिसमें हमारे पास प्रोफेशनल्स आते हैं, तो प्रोफेशनल्स ऑलवेज वांट कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। सही है। और सम टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम वो इतने बिजी होते हैं, उनको हेल्प चाहिए होती है, या वो लीगैलिटीज़ को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे होते, वो किसी न किसी तरह की से हेल्प लेना चाह रहे होते हैं। और इसके साथ साथ भट्टी साहब, जैसे मैं अगर अपनी ग्रीन स्टार इमिग्रेशन की बात करूं, तो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइंट्स हैं, बट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद साउथ एशियन एंड मिडल ईस्टर्न कम्युनिटी। लोग वहां पे बैठे हम पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो हैं वो कैनेडियन लॉ के अंडर होते हैं, और हमेशा इमिग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस जिस बंदे के पास होता है, या तो वो कैनेडियन सिटीजन होता है या परमानेंट रेजिडेंट होता है। सही। सो एक रेगुलेटरी बॉडी हमें वॉच कर रही होती है, हमने लाइसेंसिंग का एग्जाम पास किया होता है, इस काम की प्रॉपर क्वालिफिकेशन ली होती है, और एवरी ईयर हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज होते हैं वो लेते हैं, ताकि इमिग्रेशन जो रेगुलेशन या चेंजेस हो रहे हैं या जो बाकी प्रोसीजरल चेंजेस हैं उससे हमें अवेयरनेस मिलती है। सही है। एक और चीज़ भट्टी साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे मैटर्स जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड के होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इतनी अवेयरनेस नहीं रखते। उनकी अगर लेट्स से कि स्पोजल स्पॉन्सरशिप की अपील है, रेजिडेंसी ऑब्लिगेशन की अपील है, तो वहाँ पर उनको किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर की ज़्यादा शायद ज़रूरत होती है। वो कोर्ट मैटर्स को, या उन्होंने एक जज या मेंबर के सामने जाना होता है। सही। और फिर यहाँ वहाँ पर मिनिस्टर कौंसल या लॉयर जो है उसके क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सही। तो वहाँ पर उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। फिर इसी तरह से इमिग्रेशन मैटर्स में समटाइम लोग डिटेन हो जाते हैं। हमारी जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, लेट्स से कि अगर किसी को रिमूवल ऑर्डर मिला हुआ है, उसने रिमूवल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, वो टाइम से कनाडा को एग्जिट नहीं कर पाया, यहाँ पर ओवरस्टे हो गया है, तो उसकी बेस पे डिटेंशन हो जाती है लोगों की। अगेन डिटेंशन रिव्यूज के अंदर जाना होता है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो देख रहे होते हैं कि उन्हें किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर की हेल्प मिले। राइट। और आप तो बल्कि रेगुलरली विजिट भी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान भी जाते हैं, मिडल ईस्ट भी जाते हैं, तो जाहिर है आपके वहाँ इस हवाले से क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे हमेशा राब्ते में रहते हैं, हमें उसकी जो है फीडबैक भी मिलती रहती है। ये बड़ी सब ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हमारा रिसेंटली ट्रिप फिनिश हुआ है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमें प्रमोट किया 360 टीवी पे, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो पे, यूएसए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक पे फिर आपसे इंशाल्लाह बात। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जनाब, आप शहबाज अकबर साहब का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता कीजिए। इमिग्रेशन मैटर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में इनसे किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, वाला हौसला भी हारने की चीज़ है। एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।